सब्सक्राइब करें बजरंग ITI स्टडी को और घंटे का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आप सभी का स्वागत है बजरंग ITI स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को ज्ञात है कि ये जो चैनल है ITI से संबंधित परीक्षाओं के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या थ्योरी कराता है। तो आज का जो लेक्चर है वह है ITI इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न है मैं आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से करा रहा हूँ। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा के प्रमुख प्रभाव हैं। विद्युत धारा के कितने प्रमुख प्रभाव हैं? क्या 3 हैं या 4, 5 या 6? इसमें जो सही आंसर है उसको आपको गैस करना है अर्थात सोचना है या फिर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर टाइप कीजिए। चलिए बताते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है 3। जी हाँ, विद्युत धारा के जो प्रभाव हैं वह 3 प्रभाव हैं। और कौन कौन से हैं? तो एक है चुंबकीय प्रभाव, दूसरा रासायनिक प्रभाव और तीसरा है ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के कितने प्रभाव हैं कुल? तो 3 प्रभाव हैं। और उन प्रभावों के क्या क्या नाम हैं? तो उन प्रभावों के नाम हैं चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव अथवा ऊष्मीय प्रभाव। मैं आपसे अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। और अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार की गति करता है? देखिए, इससे पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये यदि किसी परमाणु का नाभिक है, परमाणु है और ये उसके परमाणु का नाभिक है जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं, जहाँ पर यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वह कैसे चक्कर लगाता है, किस प्रकार की गति करता है? क्या वह गोलाकार गति करता है, दीर्घवृत्ताकार गति करता है या कोई गति नहीं करता, या ए और बी दोनों? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दीर्घवृत्ताकार। जी हाँ, चलिए इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो गति करता है वह गति करता है दीर्घवृत्ताकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आज की वीडियो का तीसरा प्रश्न है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है। जी हाँ, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, क्वेश्चन को दोबारा हम पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के, प्रोटॉन के द्रव्यमान के, न्यूट्रॉन के, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देखते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न है, ईएमएफ। ईएमएफ का मात्रक है वोल्ट, एम्पियर, ओम या मोह। ईएमएफ का पूर्ण रूप क्या होता है ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तो चूँकि मैं इस प्रश्न को आपको कई बार पहले करा चुका हूँ इसलिए यहाँ इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। इसमें बताइए आप, ईएमएफ का मात्रक क्या होता है? क्या वह वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है या मोह होता है? तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए इस प्रश्न के आंसर की ओर चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा वोल्ट। जी हाँ, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईएमएफ का मात्रक होता है वोल्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जी ईएमएफ का आंसर हो गया वोल्ट। क्या हो गया? ईएमएफ का आंसर वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वोल्ट। वोल्ट किसके बराबर होता है? जी हाँ, ये न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी गई है। वोल्ट जिसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं, ये किसके मान के बराबर होता है? जूल पर कूलाम होता है, या कूलाम पर जूल होता है, न्यूटन होता है, या पास्कल होता है? तो हम एक सूत्र मैंने आपको कई बार बताया है कि वी बराबर होता है डब्लू अपॉन क्यू, जहाँ डब्लू क्या है? ऊर्जा है या कार्य है, जिसको हम क्या कहते हैं? जूल। जूल में प्रदर्शित करते हैं। जबकि क्यू जो कि आवेश, जिसको हम कूलाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्ट बराबर होगा जूल पर कूलाम। इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर है जूल पर कूलाम। हम सही थे।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 आज की वीडियो का। ओम के नियम का जो ग्राफ होता है वह कैसा होता है? ओम के नियम का ग्राफ होता है रैखिक, अरैखिक प्रकार का, रेखिक प्रकार का, वर्गाकार या परवलयाकार। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उससे पहले एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ओम के नियम का ग्राफ कैसा होता है? अरैखिक, रैखिक, वर्गाकार या परवलयाकार। चलिए तो इस प्रश्न का सही आंसर देखते हैं हम। ओम के नियम का जो ग्राफ होता है वह होता है रैखिक। जी हाँ, रैखिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस ग्राफ को देख लीजिए। उससे पहले देखिए, ओम के नियम का जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार होता है। इस अक्ष पर लेते हैं हम V अर्थात वोल्ट को, और इस अक्ष पर लेते हैं धारा, जबकि ये जो स्ट्रेट लाइन आती है ये आती है प्रतिरोध की। इसीलिए प्रतिरोध तथा धारा के बीच, धारा और वोल्टेज के बीच जो प्रतिरोध का वक्र आता है ओम के नियम के अनुसार वह रैखिक आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7। एसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर की औसत पावर कितनी होती है? एसी सर्किट में इंडक्टर जिसको हम L से प्रदर्शित करते हैं अथवा कैपेसिटर जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, इसकी औसत पावर कितनी होती है? औसत पावर अर्थात एवरेज पावर कितनी होती है? क्या 1 होती है, 1.5 होती है, 0 होती है, अनंत होती है? तो चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। एसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर की औसत पावर 0 होती है। जी हाँ, एसी सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर की औसत पावर का मान जो होता है वह होता है 0। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 8। फॉरवर्ड बायस में पीएन डायोड काम करता है किसकी भांति? डायोड के बारे में मैंने अभी नहीं बताया है आपको। चलिए डायोड बता देता हूँ। जो आपकी टीवी, रिसीवर आदि में लगे होते हैं वह होते हैं डायोड। देखिए, ये डायोड के 2 टर्मिनल होते हैं। ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होता है तथा यह टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसको हम P बोलते हैं और इसको N। ये जो डायोड है यहाँ पे ये सिंबल दिखाया है मैंने, ये PN डायोड का सिंबल है। तो PN डायोड पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है? बायस के बारे में किसी एक सेपरेट वीडियो में मैं बायस बता दूंगा कि बायसिंग क्या होती है, डायोड की बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायस में PN डायोड एक ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है या क्लोज सर्किट की तरह। इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फॉरवर्ड बायस में PN डायोड एक क्लोज सर्किट की भांति व्यवहार करता है। आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रिवर्स बायस में। जी हाँ, अभी फॉरवर्ड बायस में पूछा गया था, यहाँ रिवर्स बायस में PN डायोड कैसे व्यवहार करता है? एक मिनट। रिवर्स बायस में PN डायोड व्यवहार करता है तो कैसे व्यवहार करता है? ओपन सर्किट की तरह, क्लोज सर्किट की तरह, शॉर्ट सर्किट की तरह, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ तो आंसर आपको दिख ही रहा है, ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित धारा क्या कहलाती है? फ्लो करंट कहलाती है, लीकेज करंट कहलाती है, मेन करंट कहलाती है या फॉल्स करंट कहलाती है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है और उससे ही ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तथा गहन अध्ययन करने के बाद इन क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होने वाली धारा लीकेज करंट कहलाती है। तो ये था आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा लीकेज करंट। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।